हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन इतिहास में क्लास 12th में इतिहास का चैप्टर अध्याय 9 मुगल दरबार शासक और विभिन्न इतिवृत्त लगभग 16 से 17वीं शताब्दी के बीच का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तैमूर लंग ने हिंदुस्तान पर कई बार आक्रमण किया था। समरकंद का रहने वाला था, अफगानिस्तान में इसकी राजधानी थी। उसी के वंशज में, तैमूर लंग के वंशज में सबसे पहले बाबर ने आकर हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। बाबर तैमूर लंग के वंशज का था। इसके पिता, इसकी जो माता थी वो चंगेज खान की वंशज थी। तो कहने का तात्पर्य इन दोनों वंशजों के ब्लड से, माता पिता के ब्लड से बाबर का जन्म हुआ। तो बाबर शुरू से ही बहुत पराक्रमी, लड़ाकू और महत्वाकांक्षी था। भारत में आकर बाबर ने सबसे पहले, बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक माना जाता है। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में मध्य एशिया के राज फरगना, पेंसिल ले लो आप, पेंसिल से नोट करते जाना, फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा के यहाँ हुआ था। जैसा कि मैंने बताया, बाबर अत्यंत महत्वाकांक्षी था। बाबर अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद का पर अधिकार करना चाहता था। 1497 में उसने मौका पाकर समरकंद को जीत भी दिया था। 1519 से 1524 के मध्य में बाबर ने 4 बार भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत उस समय सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी अपने ही सुल्तान के विरुद्ध बाबर को बार बार आमंत्रित करता रहा। दिसंबर 1525 में बाबर ने 5वीं बार भारत पर आक्रमण किया। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जिसके परिणाम, इस विजय के परिणाम स्वरूप बाबर का दिल्ली और आगरा पर आधिपत्य हो गया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत हुआ, सल्तनत शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर भारत में मुगल वंश के शासन की स्थापना हुई। मुगल जो नाम की उत्पत्ति हुई वो मंगोलों से हुई थी, मंगोल से उत्पत्ति हुई थी। यद्यपि वर्तमान में मुगल नामक एक विशाल साम्राज्य की भव्यता का प्रतीक माना जाता है। भव्यता प्रतीक इसलिए कि मुगल काल मतलब 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक मुगल काल जो रहा उसको भव्यता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यह नाम राजवंश के शासकों ने स्वयं अपने लिए नहीं चुना था। उन्होंने अपने आप को मुगल घोषित तो नहीं किया था, लेकिन 16वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों के द्वारा परिवार की इस शाखा को भारतीय शासकों के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया गया और तभी से इस शब्द का निरंतर प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने बताया, बाबर मातृ पक्ष की ओर से मुगलों का संबंध मंगोल नेता चंगेज खान से था, जिसे मुगल पसंद नहीं करते थे। अतः पितृ पक्ष की ओर से तुर्की के शासक तैमूर के वंशज होने के कारण उन्होंने स्वयं को तैमूर कहा। आगे चलकर ये तैमूर शब्द ही धीरे धीरे मुगल शब्द में तब्दील हो गया। भारत में मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर को माना जाता है। इसका शासन कार्यकाल था 1526 से लेकर 1530 तक।
जिसने 1526 में मैंने आपको बताया अभी, अप्रैल 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक बना। तो उसे अपने शासन काल में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाबर केवल 4 साल ही दिल्ली की गद्दी पर बैठ पाया था। देश में अव्यवस्था की स्थिति थी, अस्त व्यस्त स्थिति थी। मुगलों ने जब आधिपत्य किया तो पूर्ण रूप से उस पर अपना शासन स्थापित नहीं कर पाए थे मुगल उस चीज़ पर। तो जगह जगह विद्रोह हो रहे थे। और जब हुमायूं बना तो हुमायूं ने क्या किया, अपने राज्य को अपने कुछ भाइयों में विभाजन किया। तो उन भाइयों ने ही हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो ये स्थिति बनी रही। हुमायूं को अपने पूरे जीवन काल में कभी भी शांति से शासन करने का समय नहीं मिल पाया। उसको हमेशा कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ा। हुमायूं को चौसा के युद्ध में, चौसा का युद्ध फेमस युद्ध है इतिहास में। हुमायूं को चौसा के युद्ध में, चौसा नामक स्थान पर, चौसा जगह का नाम है, उस स्थान पर शेर खां अर्थात शेर खां ने पराजित कर दिया था इसको, हुमायूं को 1539 में, जिससे हुमायूं की पराजय हुई। हुमायूं बड़ी कठिनाई से एक भिश्ती की सहायता से गंगा पार कर आगरा पहुंच गया। इस सेवा के बदले हुमायूं ने उस भिश्ती को एक दिन का बादशाह भी बना दिया था। लेकिन चौसा के युद्ध में 1538 में जब हुमायूं हार गया शेर खां सूरी से, तो शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खतबा पढ़वाया, सिक्के प्रचलित करवाए। और 1540 में कन्नौज बिलीग्राम के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को फिर से पराजित किया और दिल्ली और आगरा पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। उसी समय उसके एक आध्यात्मिक गुरु थे, गुरु अमीर अली। उनकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को उसने विवाह किया। कालांतर में इन्हीं हमीदा बानो बेगम से अकबर का जन्म हुआ। पंद्रह 1545 में हुमायूं ने ईरान के शाह जो थे उनकी सहायता से काबुल व कंधार पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात फरवरी 1555 ईस्वी में हुमायूं ने लाहौर को विजित किया और इस तरह वो युद्धों में विजय प्राप्त करते हुए अंत में हुमायूं ने भारत के राज सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया 22 जून 1555 को। ठीक है। जनवरी 1556 में वे दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालयों की सीढ़ियों से फिसलकर उसकी मृत्यु को प्राप्त हुआ। कौन? हुमायूं। इतिहासकार लैनपूल ने इस संबंध में लिखा है, ठीक ही लिखा है, कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ये हुआ हुमायूं के बारे में वर्णन। बाबर के बारे में मैंने पहले वर्णन दिया। अब जैसे इसमें क्वेश्चन वगैरह छोटे आ जाते हैं, बाबर के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, तो आपको याद होना चाहिए बाबर का जो राज्य का कार्यकाल था वो कितना समय था, 1536 से 1530। ठीक है। अब हुमायूं का 1530 से 1540 और 1555 से 1556, मतलब एक कार्यकाल तो इसका था 10 वर्षों का, 1530 से 1540। उसके बाद 15 साल तक के लिए इन्होंने निर्वासित जीवन व्यतीत किया और अफगान की सहायता से उसने पुनः अपने राज्य को जीता। इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि जो चौसा का युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं हारा था, वो भारतीय इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। तो
तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये दोनों हुए। अब आपको छोटी टिप्पणी में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे बाबर के बारे में बताइए या हुमायूं के बारे में बताइए। अब आता है हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर, 1556 से 1605 ईस्वी, करीब करीब ये 45-46 साल का शासन अकबर के समय का भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। मुगलों का ये स्वर्णिम युग था। अकबर का जन्म जो हुआ था वो अमरकोट के राणा वीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अपने जन्म के प्रारंभिक 3 वर्ष वे अपने चाचा अस्करी के संरक्षण में रहा। अकबर का राज्य अभिषेक बैरम खां के संरक्षण में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालनौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को मिर्जा अब्दुल कासिम ने किया था। ये अकबर का राज्याभिषेक कब किया था? 1556 को, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई। अपने शासन के प्रारंभिक 4 वर्ष में बैरम खां के संरक्षण में रहा, 1556 से 1560 तक। इस तरह से समय समय पर अकबर के प्रथम संकट मोहम्मद आदिल शाह सूर से उत्पन्न हुआ। तो ये अकबर के बारे में बताएगा। बैरम खां की निष्ठा, चातुर्य, विवेक से अकबर की स्थिति सुदृढ़ होती चली गई और 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खां ने साहस, शौर्य व निष्ठा का परिचय देते हुए मुगलों को भारत में स्थायित्व प्रदान किया। बैरम खां ने इस युद्ध में मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर व सेनापति हेमू को, जिसने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया था, अपने को स्वतंत्र घोषित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी, पराजित कर दिया। किसने? बैरम खां के नेतृत्व में जो युद्ध हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, उसमें उन्होंने पराजित किया। इस संबंध में एरन त्रिपाठी ने लिखा है, हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी, जबकि अकबर की विजय एक दैवी संयोग था, क्योंकि अकबर की उस समय उम्र मात्र 14 वर्ष या 15 वर्ष के आसपास रही होगी। तो पानीपत का पहला युद्ध क्या हुआ? जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। दूसरा युद्ध अकबर के नेतृत्व में या बैरम खां के नेतृत्व में हेमू को हराकर पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें अकबर ने बैरम खां के नेतृत्व संरक्षण में पुनः अपने अधिकार, अपना राज्य प्राप्त किया। अकबर 1556 में राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय वह अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था। तो ये अकबर के बारे में ये जानकारी इसमें धीरे धीरे दी जा रही है। ये छोटे छोटे आप पे पॉइंट आएंगे, उसमें अब आगे मैं बता रहा हूँ आपको। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर 1526 में मुगल राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ। वह मुगल राजवंश का सबसे महान शासक माना जाता है। उसने भारत के विशाल भूभाग पर अधिकार करके राजनीतिक एकता स्थापित की। उसके शासनकाल में भारत में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में एकता और सामंजस्य की स्थापना हुई तथा भारत एक राष्ट्र के रूप में उभरा। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। अकबर ने 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अकबर के कार्यकाल में मुगलों का जो शासन था वो सबसे सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट शासन कहा जा सकता है, क्योंकि उसी के टाइम पे भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभरा जिसने अपने राज्य को पूर्ण रूप से सुरक्षित बनाया, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो या आर्थिक क्षेत्र में। अब उसके बाद अकबर के उत्तराधिकारी जो हुए, तो अकबर के उत्तराधिकारी हुए सबसे पहले जहांगीर, जो अकबर का पुत्र था।
इसने 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया। अब जहांगीर का पुत्र शाहजहाँ हुआ। शाहजहाँ का कार्यकाल 1628 से 1658। इसी कार्यकाल में आगरा के ताजमहल का भी निर्माण कराया गया था, जो शाहजहाँ ने करवाया था। उसके बाद इनके शाहजहाँ के लड़के हुए औरंगजेब। 1658 से 1707 तक के शासन के दौरान भी भारत, औरंगजेब के शासन काल तक भी भारत संभल और चारों तरफ से सुरक्षित था। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुगल साम्राज्य का पतन होना भी आरंभ हो गया और 1857 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का पूर्णतः पतन हो गया। 1857 की मैंने आपको क्रांति बताई थी। उस समय मुगल सम्राट दिल्ली पर बहादुर शाह जफर का शासन था, वो केवल नाम मात्र के सम्राट रह गए थे। तो कुल मिलाकर ये 5-6 जो शासक हुए मुगलकालीन, 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक, उसी समय के जो भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो स्थितियां थीं या इनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए, उन्हीं सब के बारे में ये चैप्टर है आपका आज, ये वाला चैप्टर 9वां चैप्टर है मुगल दरबार। अब ये इन्हीं के शासनकाल के समय की पूरी कहानियाँ इसमें बताई गई हैं। इतिवृत्त, इतिवृत्त क्या बोलते हैं? मतलब इतिहास। तो कहने का तात्पर्य मुगल दरबार का शासन और उसके इतिहास के संबंध में अपन इस चैप्टर 9 में अध्ययन करेंगे, क्योंकि चैप्टर 8 जो आपका है वो बोर्ड के द्वारा उसको कोर्स से हटा दिया गया, इसलिए मैंने आपको उस चैप्टर को नहीं कराया है। तो ये आपके शासक हुए। अब आपका शुरू होता है इसमें इतिवृत्तों या इतिहासों का रचना। मुगल इतिहास के अभिष्ट अभिलक्षण। मुगल शासन के समय पर जो जो कार्यविधि हुई उनके बारे में विशिष्ट लक्षण क्या क्या थे, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। मुगल इतिवृत्तों के रचनाकार, मतलब मुगलकालीन इतिहास के जो रचनाकार थे वो दरबारी इतिहासकार थे। मतलब दरबारी जो राजाओं के दरबार में सेवाएं दिया करते थे। उन्होंने मुगल शासकों को संरक्षण में रहते हुए इन इतिवृत्तों की रचना की थी, मतलब इतिहास की उन्होंने रचना की थी। अतः स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा लिखे गए इतिहास की विषय वस्तु भी शासक पर केंद्रित घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार तथा अभिजात वर्ग के लोग, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर आधारित थी। कहने का तात्पर्य कि मुगल काल में जो दरबारी कवि रहे, इतिहासकार रहे, उन्होंने उस समय के कार्यकाल का जो इतिहास लिखा है वो इतिहास की पूरी रूपरेखा सम्राट के इर्द गिर्द ही केंद्रित थी। मतलब शासक के इर्द गिर्द केंद्रित थी, जिसमें शासक का परिवार आता था, राजा का, सम्राट का परिवार आता था, दरबार आता था। उस समय जो अभिजात वर्ग था, वर्ग के लोग होते थे, उच्च वर्ग के, जो राजा के यहाँ पद, मंत्री पद, प्रधानमंत्री पद, सचिव, सेनापति इत्यादि पदों पर जो नियुक्त रहते थे, उनके संबंध में इतिहास बताता है। राजा के, सम्राट के दरबार के संबंध में बताता है इतिहास, और उस समय जो युद्ध लड़े गए और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर इतिहास की पूरी रूपरेखा आधारित थी। मतलब इन सभी इतिवृत्तों की। अब अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब की जीवन गाथाओं पर आधारित इतिवृत्तों को अकबरनामा, शाहजहाँनामा और आलमगीरनामा नामक शीर्षक प्रदान किया जाना इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। अकबर के शासनकाल में अकबरनामे का एक ग्रंथ लिखा गया, जिसमें अकबर के जीवन से संबंधित, उसके राजकाज से संबंधित, उसके युद्ध कौशल से संबंधित सभी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। किसमें? अकबरनामा में। उसी तरीके से अकबर के बाद शाहजहाँ के कार्यकाल में भी उसके जीवन
में उसने जितना समय शासन किया उस शासन की क्या रूपरेखा थी, क्या दरबार की स्थिति थी, क्या कला की स्थिति थी, क्या संस्कृति थी, क्या धार्मिक स्थिति थी, सभी का वर्णन शाहजहाँनामा में किया गया है। और आलमगीर नामा, आलमगीर किसको कहा जाता था? आलमगीर का दूसरा नाम आलमगीर शायद औरंगज़ेब को कहा जाता था। मैं अभी आपको और अच्छे से देख के इसमें बताता हूँ। आलमगीर नामा जो ग्रंथ लिखा गया उसमें भी यही सब चीज़ों की बारे में जानकारी की। इन सबके तथ्यों से पुष्ट करते हैं कि इतिवृत्तों के लेखकों की दृष्टि में, इतिवृत्तों मतलब आप इतिवृत्त को कंफ्यूज मत होना, इतिहासकारों के लेखक, इतिहासकार के जो लेखक हुए उनकी दृष्टि में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और शासक का इतिहास एक ही था। ठीक है, तो ये 3 ग्रंथ लिखे गए बड़े बड़े, क्योंकि ये राजा भी बड़े बड़े हुए थे जिन्होंने अब जैसे अकबर के बारे में इन्होंने कहा है कि भारत के विशाल भूभाग पर, अकबर ने भारत के विशाल भूभाग पर अधिकार करके भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की और उसने अपने कुशल नीतियों से भारत में सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक एकता स्थापित करने का भी प्रयत्न किया। इसी कारण अकबर को राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने अपने शासनकाल में धार्मिक एकता स्थापित करने के भी बहुत प्रयत्न किए। जिस समय अकबर शासक बना था उस समय साम्राज्य में विभिन्न वर्गों, धर्मों व संप्रदाय के लोग जिनमें परस्पर वैमनस्यता थी। अकबर ने न केवल स्वयं धर्म सहिष्णुता का नीति का पालन किया, वरन अपनी जनता में भी इसी प्रकार के विचारों को जागृत करने का भी प्रयास किया। अकबर ने अपनी जनता से सुलह कुल की नीति पर चलने का अनुरोध किया। कौन सी नीति पर? सुलह कुल। अकबर ने हिंदू व मुसलमानों के मध्य की खाई को पाटने के लिए एक नवीन धर्म की स्थापना की जिसे दीन इलाही के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दीन इलाही के नाम से। अगर पूछा जाए अकबर के द्वारा कौन सा धर्म प्रारंभ किया गया था तो दीन इलाही। इस धर्म के द्वारा अकबर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को इस धर्म की दीक्षा दिलवाई, उनको धर्म ग्रहण करवाया, जिससे कि अकबर के शासनकाल में धार्मिक एकता स्थापित करने का उसने सार्थक प्रयत्न किया। उसी तरीके से अकबर के उत्तराधिकारी, मैंने बताया था कि 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो गई, उसका पुत्र सलीम जहांगीर के नाम से मुगल राज सिंहासन पर आसीन हुआ। जहांगीर ने अकबर की परंपरा को कायम रखते हुए अपना शासन उदारता से प्रारंभ किया, मतलब सभी धर्मों के प्रति उदारता का व्यवहार किया। लेकिन वह अपने पिता अकबर की भांति कुशल सम्राट सिद्ध नहीं हुआ। वह विलासी प्रवृत्ति का शासक था। उसकी विलासिता के कारण ही उसके शासनकाल में राज्य की शक्ति बेगम नूर जहाँ के हाथों में आ गई थी, जिसके कारण उसके दरबार में गुटबाजी आरंभ हो गई। जहांगीर को उसकी न्यायप्रियता के लिए भी याद किया जाता है। वह स्वभाव से बड़ा ही उदार, क्षमाशील और दयालु होते हुए भी कभी कभी बड़ा क्रूर, निर्दयी तथा हृदयहीन भी हो जाता है और उसने 1627 ईस्वी तक शासन किया। मुगल सम्राट जब जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शहंशाह 1628 से 1658 ईस्वी मुगल राज के सिंहासन पर आसीन हुआ। एक साम्राज्य निर्माता के रूप में उसने अपने शासनकाल में दक्षिण भारत में अहमदनगर के राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। औरंगजेब, जो मुगल सम्राट औरंगजेब थे, औरंगजेब नहीं, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं,
जहांगीर के बारे में पढ़ना है। एक जहांगीर को एक शासक की दृष्टि से न्यायप्रिय और प्रजापालक शासक माना जाता था। उसके समय में व्यापार, उद्योग और कृषि उन्नत अवस्था में थी और राज्य धन धान्य से भरपूर था। उसके समय में व्यापार, उद्योग, कृषि उन्नत अवस्था में थी। धार्मिक दृष्टि से उसके विचार और उसके कार्य अकबर और जहांगीर की तुलना में संकीर्ण और अनुदार सिद्ध हुए, परंतु फिर भी हिंदू और ईसाइयों के दैनिक धार्मिक जीवन में उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार हो गया। ऐसी स्थिति में उसने अपने साम्राज्य का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह को सौंप दिया। उसने सम्राट के नाम पर शासन चलाने को कहा, लेकिन ऐसी स्थिति में शाहजहां के अन्य पुत्र दारा शिकोह से ईर्ष्या करने लगे और उत्तराधिकार का युद्ध करने के लिए बाध्य हो गए। 1657 से 1658 में शाहजहां के दो पुत्रों दारा शिकोह, मुराद, शुजा तथा औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब को सफलता प्राप्त हुई और मुगल सम्राट औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक के समय की महानतम सफलता साम्राज्य का विस्तारक था। कौन? औरंगजेब। तो इस तरह औरंगजेब का शासन आया। औरंगजेब बहादुर, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन किया। उसने लोगों को ज़बरदस्ती धर्म ग्रहण करने के लिए दबाव बनाया, मारा पीटा, मंदिरों का खंडित किया, मंदिरों का खंडन किया। तो कहने का तात्पर्य, लेकिन औरंगजेब शासन और प्रशासक की दृष्टि से तो एक अच्छा राजा था, लेकिन अपने प्रजा के लिए धार्मिक रूप से एक अच्छा प्रशासक कभी भी सिद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसने अपने जो युद्ध हुआ था राजगद्दी के लिए इसके भाइयों के बीच में, इसने अपने भाइयों को मारकर ही राजगद्दी को प्राप्त किया था। अब इतिहासकारों के रूप में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं इस काल में हुई, उनका मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़, जो इस समय जो ग्रंथ जितने भी लिखे गए थे, ये सभी फारसी भाषा में लिखे गए थे। मुगल शासक जो अकबर था वो एक दूरदर्शी व्यक्ति था। उसने अपने शासनकाल में दूरदर्शिता का परिचय देते हुए फारसी को राज दरबार की मुख्य भाषा बनाया। तो कहने का तात्पर्य, जब आपकी दरबार की या राज की भाषा फारसी थी, तो फारसी भाषा का उस समय उदय हुआ, फारसी भाषा की उल्लेखनीय उन्नति हुई अकबर के शासनकाल में। उसके शासनकाल में अनेक ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथों की फारसी में रचना हुई। उसी के शासनकाल में उसके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबरनामा, उसका इतिवृत्त इतिहास लिखा। तो कहने का तात्पर्य कि फारसी भाषा में लिखा गया था अकबरनामा, वो किसने लिखा था? अबुल फजल ने। ये दोनों चीज़ें आप नोट रखें। अकबरनामा में, जैसा कि नाम से विदित है, अकबर के कार्यकाल में उस समय जो कार्यकलाप हुए, सम्राट से संबंधित युद्ध हुए या जो धार्मिक कार्य हुए या राजनीतिक हुए, प्रशासनिक हुए, सांस्कृतिक हुए, उन सब का उल्लेख अकबरनामा में किया गया है। और इस ग्रंथ की रचना फारसी भाषा में की गई है और इसका लेखक अकबर के दरबार का दरबारी अबुल फजल था। तो ये तीन चीज़ें आपको नोट करनी है कि अकबरनामा किसके बारे में, अकबर के में किसके द्वारा रचित की गया था? अबुल फजल के द्वारा। किस भाषा में? फारसी भाषा में। ठीक है। अब मुगल राजा दूसरा वाला आता है आपका। अब आता है आपका दूसरा ग्रंथ, कौन सा है? बादशाह नामा। यही तो था, अपने यही तो किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं।
शाहजहाँनामा, शाहजहाँनामा ग्रंथ की रचना मुगल शासक शाहजहाँ के शासनकाल में भी फारसी भाषा की उन्नति हुई। इसके शासनकाल में दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाह नामक ग्रंथ लिखा। इसके अतिरिक्त इनायत खान ने शाहजहाँनामा और मोहम्मद साहिल ने अमल साहिल नामक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। शाहजहाँ के शासनकाल में साहित्य के क्षेत्र में उसके पुत्र दारा शिकोह का महान योगदान रहा। उसने फारसी भाषा में सूफी दर्शन, मुस्लिम संतों के जीवन पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे तथा उसने उपनिषद, भगवत गीता तथा योग वशिष्ठ नामक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। तो इस चीज़ को आप नोट करें, लाइनिंग लिखो यहाँ से। मुगल शासक शाहजहाँ के शासनकाल में भी फारसी भाषा की उन्नति हुई। उसके शासनकाल में दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने, पेंसिल से नोट करते जाए बेटा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाह नामा ग्रंथ लिखा। कौन सा लिखा? पादशाह नामा ग्रंथ। अमीन काजवी ने भी एक पादशाह नामा की रचना की। इसके अतिरिक्त इनायत खान ने क्या लिखा? शाहजहाँनामा। शाहजहाँनामा जो ग्रंथ अभी अपन बात कर रहे थे, जैसे अकबरनामा, ऐसी शाहजहाँनामा जो ग्रंथ की रचना अपन कह रहे थे, उसको किसने लिखा? इनायत खान ने, शाहजहाँ के दरबारी इतिहासकार ने। इसके अतिरिक्त शाहजहाँ के जो बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, उसने फारसी भाषा का बहुत उन्नति और विकास किया अपने समय में। उसने फारसी भाषा में सूफी दर्शन और मुस्लिम संतों के जीवन पर महान ग्रंथ लिखे। अब दारा शिकोह ने ही उपनिषदों, भगवत गीता और योग वशिष्ठ नामक संस्कृत के जो ग्रंथों थे उनका फारसी में अनुवाद किया। जी बहुत हेडिंग वाली चीज़ें हैं, इनको आप पेंसिल से नोट करके रखना। अब आता है आपका मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में भी महत्वपूर्ण फारसी ग्रंथों की रचना हुई। फारसी भाषा इसलिए थी क्योंकि ये दरबारी भाषा थी, इसलिए इसका उन्नति और विकास होना तो निश्चित ही था। अब जैसे रचना हुई उनमें मिर्जा मोहम्मद काजिम का आलमगीरनामा, साकी मुश्ताक का आलमगीर, ईश्वरदास नागर का फतूत आलमगीर नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है। लेकिन इसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है आलमगीरनामा। किसने लिखा था इसको? मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। अब आलमगीर नामा जो है वो किसके बारे में है? औरंगजेब के बारे में। ठीक है। मुस्लिम कानून एक बृहद ग्रंथ की रचना औरंगजेब के आदेश पर उलेमा वर्ग के लोगों ने कराई, जो फतवाए आलमगीर के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आपका यहाँ तक का आज का चैप्टर है। अब आगे अपन पढ़ाएंगे पांडुलिपियों की रचना। आप किताब खोल के रखना, अभी जितना जितना मैंने बताया है उसको आप पेंसिल से नोट कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो छोटी छोटी आपको वहाँ पूछी जाती है एग्जाम। ठीक है बेटा। अब इसको अभी चैप्टर को अपन कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें आगे का आ रहा है पांडुलिपियों की रचना। ठीक है, ओके बेटा।